तो नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो अगर आप लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं और आपने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ करके पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि मैंने केमिस्ट्री का नया कोर्स लॉन्च किया, जिसके अंतर्गत अब हम लोग क्या करेंगे कि केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर को अच्छे तरीके से करेंगे और नवंबर से पहले ही सभी चैप्टर्स को मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप लोग वीडियो के साथ रेगुलर बने रहें, ताकि आप लोग को हर एक चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आए। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका हर एक चैप्टर को 5 लेक्चर में समाप्त किया जाए। यानी कि अगर मान लीजिए बड़ा भी चैप्टर है, तो हो सकता है जो आपकी वीडियोस होने वाली है 5, उसमें से कोई बड़ी वीडियो भी आ जाए, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका 5 वीडियो में आपका एक चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। ठीक, तो जो आपका पहला चैप्टर था केमिस्ट्री का, वो होता है आपका ठोस अवस्था। तो उसके अंतर्गत हम लोगों ने पहला जो आपका लेक्चर देखा था, वो आपका 1 शॉर्ट वीडियो था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने ठोस अवस्था का जो आपका आधा चैप्टर होता है, उसी वीडियो हम लोगों ने समाप्त कर दिया था। और बाकी का जो आधा चैप्टर बचा था, उसे हम लोग अब कवर करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा, तो उसे जाकर के आप लोग अभी देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। और आगे का जो आपका लेक्चर होने वाला है, लेक्चर नंबर आज का 2 होने वाला है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि इस चैप्टर के जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं आपके, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद में आपका छोटा सा टॉपिक बच जाएगा, क्योंकि मेरे में स्पेस ना होने के कारण मैं बहुत बड़ी वीडियोस नहीं बना सकता हूँ। इसी की वजह से आपका थोड़ा सा पार्ट और बच जाएगा, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। यानी कि 3 या 4 लेक्चर में आपका पूरी तरीके से चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और अगर आप लोग को इसी प्रकार के कलरफुल नोट्स चाहिए, तो आप लोग हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस बिल्कुल ही मिनिमम है, जिसमें आप लोगों को क्या दिया जाएगा, जिसकी फीस बिल्कुल ही मिनिमम है, जिसमें आप लोगों को क्या क्या दिया जाएगा मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को पता रहे। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। जिसमें आप लोगों को बायोलॉजी प्लस में आपको केमिस्ट्री प्लस में आपको फिजिक्स, ठीक, बायोलॉजी प्लस फिजिक्स और प्लस में क्या होगा, केमिस्ट्री के नोट्स दिए जाएंगे। ठीक, नोट दिया जाएगा हैंड रिटन बेस्ट तरीके से, इसी प्रकार से नोट दिया जाएगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। और साथ ही में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो भी मैं कराऊंगा, उसका नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। और एग्जाम टाइम में आप लोगों को मॉडल पेपर वगैरह भी इसी में दिया जाएगा। उसकी फीस बहुत ही मिनिमम है, जितना भी आपका 1 महीने का रिचार्ज नहीं होता, उससे भी कम फीस है। आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका कह सकते हैं व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप लोग कॉन्टैक्ट कर लेना जिनको भी ज्वाइन करना है। और सभी लोग मैसेज ना करें, जिनको ज्वाइन करना वही लोग मैसेज करें। ठीक, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। तो पहले वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को समझ लिया था, यानी कि परमाणु की त्रिज्या एवं कोर की लंबाई में संबंध तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ठोसों की निबिड़ संकुलित संरचना के बारे में। ठीक, उसके बाद में फिर हम लोग पढ़ेंगे संकुलन क्षमता के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको हेडिंग दिखा देता हूँ कि चैप्टर की किस प्रकार से मैंने बनाया था। इस प्रकार से आपका चैप्टर था पहला, जिसके अंतर्गत मैंने क्या किया था, आधा चैप्टर आपका समाप्त कर दिया था पहले वीडियो में। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा, उसे जाकर के देख लेना। नई प्लेलिस्ट बनी है, और जिसके अंतर्गत अब हम लोग क्या कराएंगे, आपको हर एक चैप्टर को अच्छे तरीके से कराएंगे। और नवंबर से पहले आपका चैप्टर समाप्त किया जाएगा, और अक्टूबर में मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपके 6 से 7 चैप्टर आपके इस अक्टूबर में समाप्त किए जाएंगे। तो आप लोग सभी वीडियो को अच्छे तरीके से देखें, तभी आप लोग को सभी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। और साथ ही में आपका कोर्स भी बहुत शीघ्रता से समाप्त हो जाएगा। और जितने भी टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक को इस नोट्स में लिखा गया है। तो आप लोग इस बात से बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। अगर आप इस नोट को पढ़ करके जाते हैं, तो आप लोग डेफिनेटली अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे, क्योंकि जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उन सभी टॉपिक्स को इनमें कवर किया गया है। साथ ही में अगर आप लोग इस नोट को परचेज कर लेते हैं, तो आप लोग को बुक वगैरह की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि बुक में जितनी भी आपकी एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी रहेंगी, वो सारी चीज़ें नहीं इसमें लिखी रहेंगी। साथ ही में जो आपका बुक के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, यानी कि बुक में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, उन सभी चीज़ों को इसमें लिखा गया है। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग ठोसों की निबिड़ संकुलित संरचना के बारे में, यानी कि क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड के बारे में। तो जब जालक में परमाणुओं को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि उनके मध्य रिक्त स्थान कम से कम रहता है, तो जो प्राप्त संरचना होती है उसे हम लोग निबिड़ संकुलित संरचना कहते हैं। तो जो निबिड़ संकुलित संरचना होती है, वो आपके 3 प्रकार से हो सकती है, जिसमें आपका पहला प्रकार होता है एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना, और दूसरा प्रकार होता है आपका द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना, और तीसरा प्रकार आपका होता है त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना। तो इन तीनों प्रकार को हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे, एक भी पॉइंट आपका मिस नहीं होगा, हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले हम लोग छोटा सा डायग्राम बना करके समझ लेते हैं, ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से सभी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो आपके टोटल 3 अक्ष होते हैं। ठीक, एक आपका होता है एक्स अक्ष होता है इधर साइड में, एक आपका ऊपर की ओर होता है वाई अक्ष। ठीक, ये आपका कैसा होता है, वाई अक्ष होता है। और एक आपका इस प्रकार से सामने की ओर होता है, लेकिन इस प्रकार से जब हम लोग बना करके दिखाते हैं तो इस प्रकार से दिखाते हैं, ये आपका होता है जेड अक्ष। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग एक्स अक्ष के अनुदिश हम लोग परमाणु को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हो जाते हैं, तो ये कैसी संरचना हो जाती है, आपकी एक विमीय हो जाती है। ठीक, अब हम लोग क्या करें, इसको हम लोग जो ऊपर बढ़ाते हुए चले जाएं, यानी कि वाई अक्ष के अनुदिश लेकर के चले जाएं, इस प्रकार से हम लोग ऊपर बढ़ाते हुए चले जाएं, तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना। और जब हम लोग क्या करें, जेड अक्ष के अनुदिश भी हम लोग इसी प्रकार से बढ़ाते चले जाएं,
यानी कि इधर साइड भी ऊपर की ओर भी बढ़ाते चले जाएं तो क्या हो जाएगा आपका त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना हो जाएगा। ठीक, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जब हम लोग एक्स अक्ष के अनुदिश परमाणु को व्यवस्थित करते हैं तो आपका क्या ऐसा होता है, आपका एक विमीय होता है। जब हम लोग एक्स और वाई दोनों के अनुदिश परमाणु को व्यवस्थित करते हैं तो कैसा होता है, आपका द्विविमीय होता है। और जब हम लोग एक्स वाई के साथ साथ जेड में भी यानी कि जेड अक्ष में भी परमाणु को व्यवस्थित करते हैं तो आपकी जो संरचना होती है वो आपकी त्रिविमीय संरचना होती है। ठीक, तो इन तीनों प्रकारों को आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग एक एक प्रकार को अच्छे तरीके से समझते हैं। तो पहला प्रकार आपका क्या है, एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना। तो उसको समझ लीजिए कि एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना किस प्रकार से होती है। तो एक ऐसी संरचना जिसमें परमाणुओं को एक सीधी रेखा के अनुदिश व्यवस्थित किया जाता है एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना कहलाती है। ठीक, कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको अभी बताया कि जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, परमाणु हैं बहुत सारे। अब आप लोग क्या करो, एक लाइन खींचो, इस प्रकार से सीधी रेखा खींचो और सीधी रेखा के अनुदिश ही आप लोग इस परमाणुओं को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना हो जाएगा। तो ऐसा ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसमें प्रत्येक परमाणु जो आपके होते हैं, प्रत्येक परमाणु निकटवर्ती दो परमाणु से घिरा रहता है। ठीक, मान लीजिए आप लोग यहाँ बीच का कोई परमाणु देखेंगे तो बीच का जो परमाणु है तो कितने परमाणु से जुड़ रहा है, कह सकते हैं कितने परमाणु को टच कर रहा है। तो बीच का परमाणु जब आप लोग देखेंगे तो आपका इधर वाले से एक से जुड़ रहा है, एक इधर वाले से जुड़ रहा है। तो आप लोग कह सकते हैं जो आपका एक परमाणु होता है वो दो परमाणु से घिरा हुआ होता है। तो उपसाथ संयोजन संख्या इसे ही कहते हैं। यानी कहने मतलब यह कि जो परमाणुओं को जितने भी परमाणु टच करते हैं वही आपकी उपसाथ संयोजन संख्या होती है। और एक विमीय में जो आपका होता है, एक परमाणु को आपके अगल बगल के दो परमाणु टच करते हैं। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना की जो उपसाथ संयोजन संख्या होती है कितनी होती है, दो होती है। और ज्यामिति की बात करें अगर हम लोग, तो ज्यामिति कैसी होती है, आपकी एक रेखा के अनुदिश होता है। तो इसलिए हम इसे रेखीय कह सकते हैं। दूसरा प्रकार आपका होता है निबिड़ संकुलित संरचना का, वो आपका होता है द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना। तो होता यह है कि जब परमाणुओं को दो अक्षों के अनुदिश व्यवस्थित किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग क्या करते हैं, एक्स अक्ष के अनुदिश परमाणुओं को व्यवस्थित करते हैं तो आपका क्या होता है, एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना होती है। और जब हम लोग क्या करें, दो अक्ष यानी दो अक्ष कैसा, एक एक्स में भी अनुदिश करें और साथ ही में एक्स और वाई दोनों के अनुदिश जब हम लोग परमाणु को व्यवस्थित करते हैं तो आपका क्या हो जाता है, दो अक्षों के अनुदिश हो जाता है। तो जो प्राप्त संरचना होती है आपकी निबिड़ संकुलित संरचना होती है। अब ये जो निबिड़ संकुलित संरचना होती है, द्विविमीय जो आपकी संरचना होती है, द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना, ये आपकी दो प्रकार से हो सकती है। जिसमें पहला प्रकार आपका होता है वर्गाकार निबिड़ संकुलित संरचना। तो वर्गाकार निबिड़ संकुलित संरचना में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इस प्रकार से आप लोगों ने देखा था, ये कैसा था, रेखीय था, एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना। तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना को हम लोग ऊपर रखेंगे और उसके नीचे ही एक परमाणु के नीचे दूसरे परमाणु को इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोग ने पहली लाइन रखी, फिर दूसरी लाइन को हम लोग उसके जस्ट नीचे ही रखेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग देखेंगे एक परमाणु के नीचे दूसरा परमाणु आ रहा है, दूसरे परमाणु के नीचे तीसरा परमाणु आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि आपका कैसा होता है, ए प्रकार की संरचना होती है। मैंने अलग अलग कलर से इसलिए बनाया है ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक, अब हम लोग क्या बात कर रहे थे, इसकी उपसाथ संयोजन संख्या के बारे में। तो अगर हम लोग उपसाथ संयोजन संख्या की बात करेंगे यानी कि एक परमाणु कितने परमाणु से घिरा हुआ है, तो आप लोग देखेंगे कि जो आपका एक परमाणु होता है, आपका इधर से देखेंगे तो एक परमाणु मान लीजिए बीच वाला लेते हैं तो एक इधर वाले से जुड़ा है, 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 यानी कि टोटल 1 2 3 4 परमाणु से घिरा होता है। और जब हम लोग इसको जोड़ देते हैं इस प्रकार से, इसके मध्य में जो परमाणु का मध्य होता है यानी कि जो केंद्र होता है, इसको इस प्रकार से जोड़ देते हैं तो जो संरचना बनती कैसी होती है, वर्ग की संरचना बन जाती है। तो इसलिए हम लोग इसे कहते हैं वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना। ठीक, तो आपको पता चल गया उपसाथ संयोजन संख्या इसकी कितनी होती है, 4 होती है। ज्यामिति की बात करें तो ज्यामिति इसकी कैसी होती है, वर्गाकार होती है। अब ये दूसरा प्रकार हम लोग देख लेते हैं, यानी कि जो द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना का जो दूसरा प्रकार होता है किस प्रकार से होता है उसे समझ लेते हैं। तो इस प्रकार से आपका दूसरा प्रकार होता है षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोग पहली जो आपकी ले रहे हैं एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना, उसके जो मध्य में क्या करेंगे, दूसरी जो रेखा होगी उसको हम लोग उसके मध्य में रखेंगे। यानी कि जो दूसरी आपकी एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना होगी उसकी हम लोग मध्य में रखेंगे। यानी पहले की इस प्रकार से रखा, उसके बाद में फिर इसके मध्य में रखते चले गए इस प्रकार से, फिर हम लोग क्या करेंगे, बाहर रखेंगे, फिर मध्य में रखेंगे। तो ये कैसी संरचना हो गई, आपकी ए बी प्रकार की संरचना हो गई। और उपसाथ संयोजन संख्या की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसकी उपसाथ संयोजन संख्या 6 होती है। क्योंकि अगर आप लोग इसको जोड़ेंगे प्रकार से तो इस बीच वाला अगर परमाणु आप लोग लोगे तो एक परमाणु ये टच हो रहा है, कि 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 ये टच हो रहा है, यानी कि टोटल अगर हम लोग इसके मध्य से इसको इस प्रकार से मिलाएं तो आपका क्या बनेगा, एक षटकोणीय संरचना बन जाएगी इस प्रकार से। तो इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना। तो आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो आपका तीसरा निबिड़ संरचना होती है निबिड़ संकुलन की, वो आपकी होती है त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना। तो उसमें क्या होता है, ये भी आपके लिए बहुत ही ईजी है। तब जब परमाणुओं को तीनों अक्षों के अनुदिश व्यवस्थित करते हैं,
हम लोगों ने पहले में क्या किया था, पहले में एक अक्ष केंद्रित किया था, दूसरे में 2 अक्ष केंद्रित किया था और तीसरे में क्या कर रहे हैं, तीनों अक्षों केंद्रित जब हम लोग व्यवस्थित करते हैं तो आपकी जो संरचना प्राप्त होती है वो कैसी होती है, त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना होती है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि जो द्विविमीय आपकी निबिड़ संकुलित संरचना होती है कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक आपका ये वाला प्रकार होता है और एक आपका ये वाला प्रकार होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पहले वाले प्रकार को हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर इसी की जैसे एक और परत लेकर के आएंगे और इसके ऊपर ढक देंगे। तो क्या हो जाएगा, आपका त्रिविमीय का एक पहला प्रकार मिल जाएगा। और जो आपका द्विविमीय कह सकते हैं, जो त्रिविमीय जो आपका होता है दूसरा जो प्रकार होता है त्रिविमीय का, उसको हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे, जो आपका षटकोणीय कह सकते हैं, जो षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना होती है, इसी प्रकार से हम लोग एक और परत लेंगे और इसके ऊपर रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, आपका त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना का जो दूसरा प्रकार होता है मिल जाएगा। तो यही चीज़ नीचे लिखी हुई है कि जब द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना की परतों को एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित किया जाता है तो प्राप्त संरचना त्रिविमीय होती है, जिसमें पहला आपका प्रकार इस प्रकार से हो सकता है या 2 प्रकार से होता है। पहला आपका होता है द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलित संरचना की सहायता से हम लोग बनाएंगे, और दूसरा प्रकार आपका होता है द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना की सहायता से हम लोग त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बनाएंगे। तो आपको पता होगा कि हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि जो आपका द्विविमीय का जो पहला प्रकार होता है इस प्रकार से होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्रकार से एक परत ले लेंगे, उसके ऊपर इसी मतलब कि यही इसी प्रकार की एक दूसरी परत लेंगे और उसके ऊपर रख देंगे। तो मैंने यहाँ पर उसको दिखाने के लिए इस प्रकार से बनाया। पहले मैंने क्या किया है, इस कलर से बनाया है, उसके ऊपर से हमने क्या किया, ब्लैक पेन से इस प्रकार से इसके ऊपर बना दिया ताकि आप लोग को दिखे कि इसके ऊपर दूसरे इसी प्रकार के परमाणु रखे गए हैं। तो एक ऐसा बन गया आपका द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना की सहायता से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। ठीक, इसकी उपसार संयोजक संख्या की हम लोग बात करेंगे तो 6 होते हैं, यानी कि अगल बगल आप लोग देखेंगे तो 1 2 3 4 इधर से बन गया और साथ ही में एक आगे की ओर एक पीछे की ओर होता है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं इसकी उपसार संयोजन आपकी संख्या जो होती है 6 होती है। दूसरा जो आपका प्रकार होता है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन संरचना की, वो आपका होता है द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन संरचना की सहायता से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। ठीक, तो होता इसमें क्या है, हम लोग आप क्या करेंगे इसकी सहायता से, यानी कि द्विविमीय जो आपका कैसा था इस प्रकार से था, दूसरा प्रकार जो आपका था द्विविमीय का आपका कैसा था षटकोणीय निबिड़ संकुलन संरचना। तो इसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से व्यवस्थित कर देंगे और इस प्रकार से दूसरा गोला भी इसी प्रकार से एक परत को रखेंगे और उसके ऊपर दूसरी परत को इस प्रकार से व्यवस्थित कर देंगे। और इसकी उपसार संयोजन संख्या की हम लोग बात करें तो इसकी उपसार संयोजन संख्या आपकी 12 होती है। आपको अच्छे तरीके से सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं संकुलन क्षमता के बारे में, यानी कि पैकिंग इफिशियंसी क्या होता है। तो किसी जालक में परमाणुओं द्वारा घेरा गया स्थान उस जालक की संकुलन क्षमता कहलाता है। आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे मान लीजिए कोई भी जालक लेते हैं हम लोग और उसमें क्या करते हैं, परमाणुओं को हम लोग भर देते हैं। तो परमाणुओं द्वारा जितना भी स्थान घेरा जा रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, संकुलन क्षमता कहेंगे। और अगर मान लीजिए कोई भी रिक्त स्थान उसमें छोड़ जाता है, कह सकते हैं कि हम लोग परमाणुओं को कम उपस्थित कह सकते हैं, जालक में हम लोग परमाणुओं को कम भरते हैं तो क्या होता है, संकुलन क्षमता कम होती है। और जब जालक में परमाणु बहुत अच्छे तरीके से भरे हुए होते हैं तो आपका संकुलन क्षमता आपकी होती है जो अधिक होती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि संकुलन क्षमता का फॉर्मूला किस प्रकार से बनाना है, उसे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नीचे क्या लिखेंगे, जालक का कुल आयतन, यानी कि जो भी जालक ले रहे हैं उसका हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, कुल आयतन कितना होता है। उसके बाद फिर हम लोग ऊपर लिखेंगे कि जालक में परमाणुओं ने कितना स्थान घेरा, उसे हम लोग लिखेंगे। इनटू में हम लोग 100 कर देंगे, क्योंकि हम लोग इसे प्रतिशत में निकालते हैं तो इसलिए हम लोग 100 करना पड़ता है। फिर हम लोग फार्मूले की बात करें अगर, तो पैकिंग इफिशियंसी यानी कि संकुलन क्षमता का जो फार्मूला होता है, तो आपको पता होगा जो परमाणु होते हैं एक जालक में उनको हम लोग जड़ से प्रदर्शित करते हैं। तो जड़ परमाणु आपके एक जालक में होते हैं। अब एक परमाणु जो आपका होता है उसका जो आयतन होता है, परमाणु कैसा होता है आपका, गोले का आकार का होता है ना। तो गोले का आयतन कैसा होता है आप लोग जानते हैं, 4/3 πr³ होता है। तो जड़ क्या हो गया, परमाणु की संख्या हो गई, और ये क्या हो गया, परमाणु का आयतन हो गया। ठीक, अपान में क्या कर देंगे, a³। अब a³ कर देंगे कि जो आपका जालक होता है वो घन के आकार का होता है, इसलिए घन का जो आयतन होता है a³ होता है। इनटू में हम लोग क्या कर देंगे, 100 कर देंगे प्रतिशत में निकालने के लिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालना स्टार्ट करेंगे संकुलन क्षमता को। तो इसमें पहला प्रकार आपका होता है सरल घन जालक की संकुलन क्षमता निकालना, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे। ठीक, तो सरल घन जालक की संकुलन क्षमता निकालने के लिए हम लोग को 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहला चीज़ पता होनी चाहिए जेड का मान, और दूसरी चीज़ पता होनी चाहिए जो आपका ए होता है, ए का मान पता होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि परमाणुओं की त्रिज्या और कोर की लंबाई में जो संबंध होता है वो हम लोग को पता होना चाहिए। तो हम लोगों ने दोनों चीज़ें यहाँ पर लिख रखी हैं आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए। तो सबसे पहले मुझे पता है कि जो सरल घन जालक होता है उसकी जो संकुलन क्षमता निकालने के लिए परमाणु की संख्या की हम लोग बात करें तो सरल घन जालक में परमाणु की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। और उसकी जो परमाणु की त्रिज्या और कोर की लंबाई में जो संबंध होता है वो आपका होता है a बराबर 2r होता है। a बराबर कितना होता है, 2r होता है, आपको पता होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला आपको पता होगा, जेड
गुणे आपका होता है 4/3 पाई आर क्यूब, अपॉन में होता है ए क्यूब, गुणे में हम लोग 100 कर देते हैं, सॉरी है यहाँ पर क्या करेंगे 100 कर देते हैं। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जेड का मान लिखेंगे। तो जेड का मान कितना है, जेड का मान अभी मैंने आपको बताया जेड का मान 1 है, तो जेड की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। गुणे में क्या कर देंगे, 4/3 कर देंगे, गुणे कर देंगे। पाई का कितना मान होता है, 3.14 होता है, आपको पता होगा। गुणे में क्या कर देंगे, आर क्यूब का आर क्यूब इस प्रकार से लिख देंगे। बटे में क्या हो जाएगा 2r। अब ए क्यूब की जगह हम लोग क्या करेंगे, ए बराबर क्या था 2r था, तो हम लोग ए की जगह पर क्या कर देंगे 2r कर देंगे और ऊपर क्यूब लगा देंगे, इंटू में क्या कर देंगे 100 कर देंगे। ठीक, फिर नीचे हम लोग आ जाते हैं। तो आपका जो 4/3 का जो 3 था उसे हम लोग नीचे भेज देंगे। ठीक, ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। और यहाँ पर एक स्टेप जो आपका है वो थोड़ा सा मिस है, उसे आप समझ लीजिए कि हम लोगों ने किस प्रकार से लिखा, 1 गुणे 4/3 गुणे क्या था 3.14, गुणे में क्या था आर क्यूब था, बटे में आप लोग लिखेंगे इस प्रकार से। जब आप लोग क्या करेंगे 2r का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब आपका 2 का क्यूब करेंगे तो आपका हो जाएगा 8 और क्या हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा। ठीक, तो आर क्यूब हो गया, इंटू में हम लोग क्या कर देंगे 100 कर देंगे, तो आर क्यूब से आर क्यूब का कैंसिल हो जाता है। तो उसके आगे का स्टेप यहाँ पर हम लोग नीचे लिखा है। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे 4/3 का जो 3 था वो हम लोग नीचे भेज देते हैं। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा 1 गुणे 4 गुणे 3.14 गुणे 100 अपान में क्या हो जाएगा 8 गुणे 3, 3 कहाँ से आया ऊपर का, यानी कि 4/3 का 3 नीचे आ जाता है, बराबर क्या हो जाता है आपका, बराबर इस प्रकार से हो जाता है। जब आप लोग क्या करेंगे, इनको हम लोग काटना स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो अब हम लोग काटेंगे किस प्रकार से, आप लोग देखेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 इधर बचा। अब 2 को इससे काटेंगे तो क्या हो जाएगा 50 इधर आ जाएगा। ठीक, तो जब आप लोग देखेंगे यहाँ पर तो ऊपर कितना बचा 3.14 और गुणे में कितना बचा 50, अपान में क्या बचा 3 बचा। तो इस प्रकार से हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका संकुलन क्षमता निकल करके आ जाएगी 52.33%। और जब हम लोग इसका रिक्त स्थान निकालना चाहेंगे तो हम लोग इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि 100 में से हम लोग जब 52.33 को माइनस करेंगे तो आपका 47.67 आएगा, जो आपका इस सरल घन जालक का रिक्त स्थान होगा। और संकुलन क्षमता आपकी होगी 52.33% सरल घन जालक के लिए। अब हम लोग दूसरे प्रकार की बात कर लेते हैं। जो आपका दूसरा प्रकार होता है आपका होता है काय या फिर अंतः केंद्रित घनीय जालक की संकुलन क्षमता किस प्रकार से निकालना उसे समझिए। तो इसमें आपका जेड का जो मान होता है 2 होता है और परमाणु की त्रिज्या और कोर की लंबाई में जो संबंध होता है ए बराबर 4/√3r होता है। ठीक, बराबर में हम लोग क्या लगाएंगे, एक वैक्यूम इफिशियंसी का फार्मूला लगाएंगे, जो आपका फार्मूला इस प्रकार से होता है। अब फार्मूले में हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं कि जो जेड का मान होता है 2 होता है, तो 2 पहले हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, फिर 4/3 कर देंगे। पाई का जो मान होता है 3.14 होता है, ये हम लोग लिख देंगे। आर क्यूब की जगह हम लोग आर क्यूब कर देंगे, अपॉन में क्या हो जाएगा ए की जगह हम लोग इतना लिखेंगे 4/√3 आर कर देंगे और उसके ऊपर हम लोग क्या लगा देंगे क्यूब लगा देंगे। अब हम लोग को क्या करना है उसे समझिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो 4/3 का जो 3 था उसे हम लोग नीचे भेज देंगे, और ये जो आपका 4/√3 है और आर है इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसे हम लोग क्यूब कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे 2 गुणे 4 गुणे 3.14 गुणे आर क्यूब, यानी ऊपर का हम लोग इतना चीज़ लिख लेंगे। 3 जो आपका होगा इसे हम लोग नीचे भेज देंगे। तो नीचे भेजने के बाद क्या बचा आपका 4 का हम लोग अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, और आर का करेंगे तो आर क्यूब हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, बटे में क्या है अंडर रूट 3 है, तो अंडर रूट 3 का जब हम लोग अंडर रूट कह सकते हैं क्यूब करेंगे तो आपका आ जाएगा 3/√3। ठीक, अब आपको क्या करना है उसे समझिए। अब आप लोगों को करना क्या है, कुछ नहीं करना, बस आप लोगों को काट देना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करना है कि आर क्यूब से जो आपका आर क्यूब होता है ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से आपका 3 कैंसिल हो जाएगा इस प्रकार से। अब बचा के ये अंडर रूट 3 जो आपका होता है ये आपका ऊपर चला जाएगा, और ये जो 64 होता है ये आपका कट जाएगा इससे। ठीक, एक अन्ना में ये हो जाएगा, ये 32 हो गया, 32 को हम लोग क्या करेंगे इससे काट देंगे, तो ये कितना आ जाएगा नीचे आपका 8 आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक, अब हम लोग 8 को क्या करेंगे, 8 को हम लोग इस प्रकार से काटेंगे तो क्या यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका 25 आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक, तो आपको सभी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग को आगे इसी प्रकार से कंटिन्यू कर देना है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्या क्या चीज़ें बची। तो 3.14 बचा, गुणे में क्या बचा आपका इस प्रकार से हम लोगों ने सभी चीज़ों को काट दिया है। यहाँ पर एक्स्ट्रा जो मैंने लिखा था ये चीज़ें काट दी हैं। यहाँ पर आप लोग आ जाइए, यहाँ पर आप लोग आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3.14 बचा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये चीज़ मैंने एक्स्ट्रा लिख करके दिखा दी आपको, इसलिए यहाँ पर काटना नहीं चाहिए था, यहाँ पर काटना था, लेकिन मैंने यहाँ पर काट दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, फिर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे 3.14 बचा, गुणे में क्या बचा आपका अंडर रूट 3 जो आपका नीचे था ये ऊपर चला गया था, तो उसका मान जब हम लोग निकालेंगे तो 1 हो जाएगा 732, और गुणे में क्या बता था 25, तो 25 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, बटे में क्या हो जाएगा 2, यानी कि 2 ही यहाँ पर केवल बचता है, बाकी सारी चीज़ें कट जाती हैं। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपका पैकिंग इफिशियंसी का जो फॉर्मूला निकल कर आ जाए, कह सकते हैं कि जो आपका काय या फिर अंतः केंद्रित घनीय जालक होता है उसका जो संकुलन क्षमता होती है वो 68% होती है, और रिक्त स्थान निकालना है तो हम लोग को 100 में से माइनस कर देना है, 32% आपका रिक्त स्थान निकल करके आ जाता है।
अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका तीसरा जो प्रकार होता है उसकी बात कर लेते हैं। तीसरे प्रकार यानी कि फलक केंद्रित घनीय जालक के लिए अब हम लोग संकुलन क्षमता निकालना सीखेंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि जो फलक केंद्रित घनीय जालक होता है उसका जो परमाणु जितने उपस्थित होते हैं, यानी कि परमाणु संख्या जो आपका होता है उसका जेड का मान जो आपका होता है 4 होता है, और परमाणु की त्रिज्या और कोर की लंबाई में जो संबंध होता है A = 2√2r होता है। ठीक, तो पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला आप लोग लगा देना, जेड गुणे 4/3 πr³ अपॉन में A³ गुणे क्या कर देंगे हम लोग 100 कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, जेड का मान 4 यहाँ पर लिख देना 4/3 कर देंगे इस प्रकार से। पाई का मान हम लोग लिख देंगे 3.14 गुणे में क्या कर देंगे r³ बटे में हम लोग A³ की जगह कितना लगा देंगे, इतना लिख देंगे, उसका फिर क्यूब लगा देंगे, इंटू कर देंगे 100 कर देंगे। ठीक, अब हम लोग को क्या करना है वो ये समझो। अब हम लोग क्या करेंगे, जो 4/3 का 3 हम लोग नीचे भेज देंगे, तो इस प्रकार से लिखेंगे 4 × 4 गुणे 3.14 गुणे r³ हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा 3 बचा, 3 यानी कि 3 जो आपका ऊपर था नीचे आ गया, गुणे क्या हो जाएगा, हम लोग 2 का हम लोग क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और √2 का हम लोग जब क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√2 आ जाएगा, r³ हो जाएगा। ठीक, और इंटू में क्या कर देंगे 100 कर देंगे। अब हम लोग को क्या करना है, काट देना है। ठीक, तो 4 × 4 4 दूनी 8 इस प्रकार से कट गया। फिर क्या हो गया 4 × 2 × 2 2 दूनी 4 इस प्रकार से, फिर ये 2 यहाँ से ये कट गया, r³ से r³ कट गया इस प्रकार से। तो आप लोगों का क्या चीज़ें बची वो समझो, 3.14 ऊपर बचा, और इंटू में क्या बचा 100 बचा, नीचे क्या बचा 3 गुणे ये बचा √2 बचा, तो √2 का हम लोग मान निकालेंगे तो 1.414 बचता है। तो इस प्रकार से हम लोग जब इसे सॉल्व करेंगे तो आप लोग का पैकिंग इफिशियंसी निकल करके आ जाएगी, यानी कि फलक केंद्रित घनीय जालक की जो संकुलन क्षमता होती है सबसे अधिक होती है, 74% होती है। और जब रिक्त स्थान निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे 100 में से 74 को माइनस कर देंगे, आपका 26% रिक्त स्थान निकल करके आ जाएगा। तो इतनी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।